नमस्कार, स्वागत है आप सबका RN24 के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। और एक जो एमसीक्यू सेशन के एक सीरीज़ अपन जो चला रहे हैं, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के एमसीक्यू सेशन अपन इसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। करते हैं शुरू। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स इज़, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके न्यूरॉन्स जो है, पर्टिकुलर न्यूरॉन में जो फ्लो है इम्पल्स का, वो डायरेक्शन क्या होता है और किस तरीके से वो आगे पहुँचता है। ठीक है, तो पूछा आपसे ये जा रहा है। बेसिकली ये एक फिगर देखेंगे अपन। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दो न्यूरॉन अपन ने दिखाए हुए हैं और दोनों न्यूरॉन के सभी एक्सिस आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपने पढ़ा भी होगा, डेंड्राइट्स है। दिस इज सेल बॉडी और सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो ट्रांसमिटिंग पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज एक्सॉन। ठीक है, और इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ और स्वान सेल्स वगैरह जो है, नोड ऑफ रेनवियर वगैरह से कवर्ड होती है। यहाँ जाके लास्ट में आप देखेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स, ये इसके टर्मिनल्स हैं। और इन टर्मिनल्स के थ्रू ये आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज रिसीव होता है और टर्मिनल्स के थ्रू जो है मैसेज डिलीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे सिनेप्स, साइनेप्स यहाँ बना हुआ है। और साइनेप्स जो है इससे स्ट्रक्चर होती है, इसमें दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल हो चाहे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिशन का जो काम है, वो इस हिस्से के मतलब कह सकते हो कि इसी हिस्से में होता है और उस हिस्से को आप क्या कह रहे हैं, साइनेप्स कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना समझना है कि जो आपका डेंड्राइट्स है वहाँ से सिग्नल्स रिसीव होंगे और आपके एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल्स जो है नेक्स्ट न्यूरॉन में डिलीवर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो मैसेज है, जो इम्पल्स है, वो कहाँ से स्टार्ट होकर मतलब कहाँ से एंटर करता है न्यूरॉन में और कहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए वहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो पहला देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डेंड्राइट्स फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा आपके सेल बॉडी। थर्ड वन इज एक्सॉन। फोर्थ वन इज एक्सॉन टर्मिनल। ये आपको यहाँ क्लियर दिख ही रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड। आफ्टर दैट ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए जो है ये सही सीक्वेंसिंग दिखा रहा है इम्पल्स के ट्रांसमिशन। ठीक है, इसी के साथ आपको एक और जो क्वेश्चन से जनरली पूछा जाता है साइनेप्स के बारे में, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपको इतना पता होना चाहिए या फिर आपको एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिशन जिस एरिया से होता है, ठीक है, उस एरिया को अपन क्या कह रहे हैं, साइनेप्स कह रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक और केमिकल इम्पल्स जो है वो इसके माध्यम से ट्रांसमिशन होता है। दोनों इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट, कॉफमान वाइट स्कीम इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, कुछ आपसे जा रहा है कॉफमान वाइट स्कीम जो है वो किसके लिए या किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। आपका बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहना, साल्मोनेला, सीजेला, बेसिलस या फिर स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इसमें सिंगल ऑप्शन भी के भी ऑप्शन है और इसमें ग्रुप के भी ऑप्शन है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। जनरली ये एक कैटेगराइजेशन या कह सकते हो क्लासिफिकेशन का टूल है, टूल ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो बेसिकली सीरोटाइप जो है, सीरोटाइप समझते हैं ना, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के और सारे जो सब क्लासेस हैं वो चीज़, सीरोटाइप के क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं और स्पेशली किसके सीरोटाइप के लिए, साल्मोनेला। साल्मोनेला के जो सीरोटाइप्स हैं ओ और एच, ये आपने देखा होगा। टाइफाइड या कह सकते हो एंट्रिक फीवर के जो जो सीरोटाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ओ और एच। तो और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जो है कॉफन वाइट स्कीम जो क्लासिफिकेशन है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही होगा इसमें। और अगर कंप्लीट ऑप्शन पे जाएंगे तो फर्स्ट ओनली इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉफमैन वाइट स्कीम जो है कौन सी बैक्टीरिया की जो है सीरोटाइप के सब क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आपका और रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, साल्मोनेला के जो सब टाइप्स हैं ओ और एच, उसके क्लासिफिकेशन में इसको अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेडन स्केल है। ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसिंग, ब्रेडन स्केल को किसके असेसमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं, तो आपका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, टिक्यूबाइटिस अल्सर। अपन क्या कह रहे हैं, प्रेशर सोर भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रेशर सोर भी कह रहे हैं। ठीक है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके असेसमेंट के लिए जनरली इसको अपन यूज़ करते हैं ब्रेडन स्केल को।
डायबिटीज मिलेटिस से इसका कोई संबंध नहीं, हाइपरटेंशन से इसका कोई संबंध नहीं, और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूटीआई से भी इसका कोई संबंध नहीं है। अब आप देखेंगे जब ब्रेडन स्केल की बात की जाए तो ये 6 जो इसके एलिमेंट्स हैं पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप जो है उसमें पढ़े हुए हैं साथ के साथ क्या क्या चीज़ें आप जो है, ये 6 फैक्टर्स हैं। पहला सेंसरी परसेप्शन, क्या है? सेंसरी परसेप्शन, यानी कि जिस एरिया में आपको रेडनेस और ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, या कह सकते हो रिस्क ऑफ डिगोबैटिस अल्सर या प्रेशर सोर्स की जो रिस्क है, वो जो एरिया है उस एरिया में जब आप प्रेशर उस पर एग्जर्ट करेंगे, उस प्रेशर के दौरान किस तरह का सेंसरी मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं है तो न्यूरोसेंसरी वहाँ पे जो है वो सिग्नल्स जो हैं लॉस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। सेकंड वन इज पोस्चर, और उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें स्कोरिंग करनी है। अगर किसी तरह का इंपेयरमेंट नहीं है तो आपको 4 स्कोर करना है। अगर कुछ स्लाइटली लिमिटेड ये कह सकते हो थोड़ा प्रेशर देने के बाद वहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रही है या फिर मैसेज कन्वे हो रहा है, तो थर्ड पे पहुँच जाएंगे। आफ्टर दैट 2 एंड 1। अगर कंप्लीटली लिमिटेड है तो उसको 1 दिया जाएगा, मतलब मैसेज ट्रांसमिट आपका नहीं हो रहा है। प्रेशर के बाद भी वहाँ से किस तरह का पेन पेशेंट को फील नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, वो नंबर 1 अपन कह सकते हो मार्क जो है कितना अवार्ड करेंगे, 1 ओनली। ये आप देखेंगे कि जो आपका ब्रेडन स्केल है इसमें 9 to 18, ये कह सकते हो 15 to 18 ये इसका स्कोर है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्कोर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे रिस्क जो है एकदम कैसी है, माइल्ड है, ये ध्यान रखना है। जबकि 9 पे आपको रिस्क कैसी हो जाएगी, सीवियर रिस्क हो जाएगी, किसकी, डायबिटीज अल्सर की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रेडन स्केल में भी अपन पेशेंट को जो है स्कोर देते हैं, और उस स्कोरिंग में ध्यान रखना है 9 to 15 के बीच में अपन जनरली इसको स्कोरिंग करते हैं। ये कह सकते हैं 15 to 18। अगर आपका पेशेंट को स्कोर केवल 9 मिल रहा है, इट मीन्स जो है आपका पेशेंट हाईली जो है रिस्क पे है, किसके लिए, डायबिटीज अल्सर के लिए। बट अगर 18 तक आप पहुंच रहे हैं या 15 to 18 आप पहुंच रहे हैं तो ये माइल्ड रिस्क है। सेकंड, इसके अंदर जो किस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर का ध्यान रखिएगा। मॉइस्चर मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो एरिया है, जो डिपेंडेंट एरिया है, जैसे आप कह सकते हो आपका सेक्रल एरिया है, पेशेंट आपका बेड रिडन है। कौन सा एरिया, सेक्रल एरिया है, पेशेंट आपका बेड रिडन है, और ये बेड रिडन पेशेंट जो है इसकी केयर में अगर उसके जो अटेंडेंट हैं वो उसको फ्रिक्वेंटली क्लीन नहीं कर रहे हैं, पेशेंट जो है डायरिया से अफेक्टेड है, या कह सकते हो बार बार वो जो मोशन पास कर रहा है पेशेंट आपका, और उस मोशन को कंटिन्यूसली जो है क्लीन नहीं किया जा रहा है, तो मॉइस्चर जो है कंटिन्यू बना रहेगा, और कंटिन्यू अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो वहाँ पे जो है प्रेशर सोर डेवलप होने के चांसेस या उसकी जो रिस्क है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन आएंगे एक्टिविटी के ऊपर, पेशेंट कितना आपका एक्टिव है, पेशेंट बेड फास्ट है, बेड पे बेड रिडन है आपका पेशेंट, या चेयर फास्ट है, वॉकिंग ओकेजनली कभी कभी वॉक कर रहा है, या फिर फ्रिक्वेंटली वॉक कर रहा है, तो इस हिसाब से अपन इसको स्कोरिंग करते हुए चलेंगे। मोबिलिटी की बात करेंगे तो मोबिलिटी एक्टिविटी में तो क्या करना है, पेशेंट आपका पूरा पेशेंट आपका एक्टिव है, मतलब मोबाइल हो रहा है एक तरीके से, ध्यान रखना आपको। जबकि इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि मोबिलिटी में आपको पेशेंट जो है बॉडी एरिया कैसे कह सकते हो, बॉडी ऑर्गन कह सकते हो, वो कह सकते हो बॉडी पार्ट, पेशेंट के बॉडी पार्ट कितने एक्टिव हैं, ठीक है। एकदम से वो पूरा एकदम बैठा हुआ है, मोबाइल नहीं है, या फिर उसके एटलीस्ट उसके हाथ पाँव या फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े मूवेबल हैं तो ठीक है, तो आप मोबाइल कहेंगे। न्यूट्रिशन का लेवल आप देखेंगे, पेशेंट का न्यूट्रिशन का लेवल कैसा है वो भी मैटर करेगा उसके डायबिटीज अल्सर के जनरेशन के लिए। लास्ट वन इज फ्रिक्शन एंड शियर, जिस एरिया में जो है जो डिपेंडेंट एरिया है वहाँ पे किस तरह का स्किन, वहाँ की स्किन इंटैक्ट है या नहीं, किस तरह का फ्रिक्शन तो नहीं हो रहा। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पेशेंट तो पेशेंट खुद उठ के बैठ रहा है, ठीक है, या फिर पेशेंट हर बार सरक के ही बैठ रहा है, तो फ्रिक्शन अगर बार बार किसी स्किन के ऊपर या रेसेस डेवलप हो रहे हैं, और कह सकते हो शियर्स अगर वहाँ पे हो रहा है, तो भी डायबिटीज अल्सर के जो पॉसिबिलिटी है, कह सकते हो रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये ब्रेडन स्केल आपके माइंड में आप बिठा के रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे इसके इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपन स्कोरिंग करेंगे, मैक्सिमम स्कोर कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर मैक्सिमम स्कोर आया 15 to 18 तो इसकी जो रिस्क है वो माइल्ड होगी या मॉडरेट होगी, वो भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ सीवियर रिस्क कब होगी वो भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विद इट्स यूज, में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, उनके जो है आप उनके यूज़ के अकॉर्डिंग उनको मैच करना है। फर्स्ट आपके सामने स्नेलन चार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्नेलन चार्ट। आपको पता होगा किस लिए यूज़ करते हैं स्नेलन चार्ट, दिस इज स्नेलन चार्ट एंड यूज टू मेजर विजुअल इक्वालिटी। इसके तो जो विजन है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए अपन जो है स्नेलन चार्ट यूज़ करते हैं। जनरली इसमें क्या करते हैं, ये जो है इसकी साइज़ बढ़ती हुई रहती है और उसको अपन जो है नीचे की ओर
कम करते हुए चलते हैं और उसमें अपन देखेंगे कि जनरली या तो आप कह सकते हो 6 मीटर, 6 by 6 इट मीन्स 6 मीटर या फिर 20 फीट। ये आपको ध्यान रखना है कि इतनी दूर से अपने जो है इनको पेशेंट से विजुलाइज कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी अपन रेंज सेट करते हैं। इसी चार्ट को अपन क्या कह रहे हैं, स्नेलन चार्ट कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन था आपके सामने गोनियोमीटर। अब यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्टिवली तो अपन और बाद में पढ़ लेंगे इसको, बट फिलहाल के लिए इतना सा अपने पढ़ना है एटलीस्ट स्नेलन चार्ट होता क्या है, किस यूज में अपन इसको ले रहे हैं। तो बेस्ट रेस्पॉन्स इधर में कौन सा हो जाएगा, आप किससे मैच करोगे इसको, असेस द विजन, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन एक मैच कर रहा है, ये ध्यान रखना ए ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है। नेक्स्ट है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। गोनियोमीटर बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं अपन, रेंज ऑफ मोशन, ROM। कोई भी आपका जो जॉइंट है वो कितना एंगल में जो है मूव कर रहा है, अलाउ हो रहा है। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन के लिए इसको अपन किसको यूज करते हैं, गोनियोमीटर को, और ये आपके गोनियोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो कहाँ मैच कर रहा है, रेंज ऑफ मोशन, यानी ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। थर्ड वन इज ओक्यूलोमोटर टेस्ट। ओक्यूलोमोटर टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स है उनका, उनमें किस तरह का डिफेक्ट तो नहीं है उसको, या उसमें किस तरह की वीकनेस तो नहीं है, उसको असेस करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ओक्यूलोमोटर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना, आप ये देख रहे होंगे ओब्लिक, सुपीरियरली, मीडियली, इंफीरियर, लेटरल, ये सारा जो है आई मूवमेंट करवा के देख रहे हैं। ठीक है, और इसी टेस्ट को अपन क्या कर रहे हैं, ओक्यूलोमोटर टेस्ट के। ये आपको याद रखना, ओक्यूलोमोटर टेस्ट में आई की स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो आई मसल्स है उसकी वीकनेस कहीं वो वीक तो नहीं है, वो असेस करने के, उसको एवेलुएट करने के लिए अपन जो है ये टेस्ट करते हैं। और इसमें जो है यहाँ देख रहे होंगे जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पहले अलग अलग डायरेक्शन में रखा जाता है और उसकी जो आपकी आई मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को इसमें असेस किया जाता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन असेस द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी आप कह सकते हैं कि सी जो है वो किससे मैच कर रहा है, आपके ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। ट्यूनिंग फोर्क आपने पढ़ा होगा, बेसिकली एक इक्विपमेंट है, इस तरह का बना होता है, ये इसका फुट पीस होता है, दिस इज स्टेम, दिस इज प्रोंग्स। ये ध्यान रखना, दोनों प्रोंग्स हैं, इसका स्टेम है और ये इसका फुट पीस है। ये तो हो गया आपका ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, और इसके माध्यम से अपन दो तरह के टेस्ट करते हैं। कौन कौन से दो टेस्ट करेंगे, एक करते हैं अपन वेबर टेस्ट, एक करते हैं अपन फिनेस टेस्ट। ये याद रखना, दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं वो हियरिंग लॉस के लिए अपन करते हैं। डिपेंड करता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, वेबर लॉस, ये वेबर टेस्ट जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें अपन वाइब्रेशन जनरेट करके इसको जो है आपके हेड के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसको असेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों टेस्ट को अपन और आगे फर्दर पढ़ेंगे अच्छे से। दिस इज रिनेस टेस्ट। तो यहाँ आपको ये समझना है कि दोनों जो टेस्ट हैं इसमें आपको ओक्यूलोमोटर कह सकते हो, सेंसरी न्यूरल, दो तरह के हियरिंग लॉस, दोनों दोनों जो टेस्ट हैं दोनों टेस्ट के माध्यम से दो तरह के हियरिंग लॉसेस जो है आप असेस करेंगे या इवेलुएट करेंगे। कौन कौन से, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, कंडक्टिव लिख सकते, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा हो जाएगा आपके सेंसरी न्यूरल। ठीक है, और इसको अपन जैसे नेक्स्ट सेशन में जब भी इसको टाइम मिलेगा इसको और अच्छे से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा सेशन अपना लंबा हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फेलियर इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस दैट लीड्स टू हार्म टू द पेशेंट इज नोन एज, यानी ऐसी आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, आप जो नॉर्मल आपके जो क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड से आप जो है केयर प्रोवाइड पेशेंट को नहीं कर रहे, सब स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप। ठीक है, सब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आपकी, और दैट लीड्स टू हार्म टू द पेशेंट, और जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है या पेशेंट को हार्म हो सकता है। तो ये किस तरह के उसमें आएगा, इस तरह के टॉर्ट्स में आएगा, टॉर्ट्स पढ़े होंगे ना पढ़ने। ठीक है, कौन से टॉर्ट्स में आएगा, दिस इज नोन एज माल प्रैक्टिस, यानी आपका जो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड जो भी प्रैक्टिस होती है वो किस में आएगी, आपके माल प्रैक्टिस में आएगी।
एक एक की बात कर लेते हैं। नेग्लिजेंसी क्या होती है? नेग्लिजेंसी होती है कोई भी काम जो करना है आपको वो आपने नहीं किया है। यू हैड टू नॉट डन, कह सकते हो जो आपने नहीं किया है, यानी कि जैसे आपको कोई वैक्सीन या कह सकते हो कोई पेशेंट को टेबलेट देनी है और आपने उसको मिस कर दिया, तो दिस इज द नेग्लिजेंसी। बैटरी, बैटरी में आपको ये ध्यान रखना है अनविलफुल या कह सकते हो नॉन कंसेंट टच, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन कंसेंट टच यानी बिना कंसेंट के पेशेंट को टच करना, ठीक है, या फिर उसके प्राइवेसी में ब्रीच करना, ये जो दोनों जो है बैटरी में आप जो है इन्वॉल्व करेंगे। तो इसलिए टच आपको ध्यान रखना है, नॉन कंसेंट या नॉन विलफुल टच जो है वही क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। असोल्ट जो है इसमें किस तरह का हार्म आप दे रहे हैं पेशेंट को? हो सकता है मेंटल हो सकता है फिजिकल। मेंटल या फिजिकल जो है पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं? हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नोन एज क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इंक्लूड, ये आपके यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स दिए गए हैं इसके हाइपोकैल्सीमिया के, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके और इनमें से जो साइन सिम्टम्स हैं इनमें से आपको ग्रुपिंग करनी है और बेस्ट रेस्पॉन्स आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। क्या हाइपोकैल्सीमिया की वजह से नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है? शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी, ठीक है। चेओस्टिक साइन एंड थ्रोसस साइन, ये दोनों आपको मतलब चार ऑप्शन पे आप विचार करेंगे। आप ये देखेंगे नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन बेसिकली आपको देखने को मिलता ही मिलता है कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक है। फर्स्ट ये आपका राइट ऑप्शन है। जब ईसीजी की बात करेंगे, कैल्शियम अगर आपका कम है, हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है, तो आपको ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्यूटी इंटरवल जो है वो शॉर्टन के बजाय वाइडेंड होगा। क्या होगा? वाइडन होगा। ये अपोजिट यहाँ पे रेस्पॉन्स लिखा हुआ है। क्यूटी इंटरवल कैसा होगा? वाइड होगा। नंबर 1। उसके बाद आगे बढ़ें तो ये ऑप्शन आपको हो जाएगा गलत। नेक्स्ट चेओस्टिक साइन और थ्रोसस साइन, दोनों साइन आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पहले भी। ये फेशियल नर्व के ऊपर जैसे अपन टच करते हैं पेशेंट में, फेशियल पाल्सी जैसे सिम्टम्स या फेशियल पाल्सी जैसे साइन आपको दिखाई देते हैं। थ्रोसस साइन में क्या होता है? कार्पोपेडल स्पाज्म आपको देखने को मिलेगा जब भी आप जो है पेशेंट का बाइसेप्स पे ऐसा ये जो अपर आर्म पे जैसे अपन प्रेशर जनरेट करेंगे किसी की वजह से, तो बीपी कफ आप बांध देंगे और उसके बाद उसमें इन्फ्लेट करेंगे बीपी कफ को, वहाँ पे आपको कार्पोपेडल सिम्टम्स देखने को मिलेगा। कौन सा? कार्पोपेडल साइन, ये आपको देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। दिस इज चेओस्टिक साइन। यहाँ पे क्या हो रहा है? पेशेंट को जो है आपने जैसे फेशियल नर्व के ऊपर टच किया तो यहाँ पे क्या हो गया है? एक तरीके से पीचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स। क्या हो रही? पीचिंग ऑफ द फेशियल मसल। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये आएगा थ्रोसस साइन, और थ्रोसस साइन में देखो क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्पोपेडल स्पाज्म आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आपने ये बीपी कफ यहाँ पे बांध के जैसे इसको इन्फ्लेट करेंगे, यहाँ से सेम ये पूरा ऐसे घूम जाएगा। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया नॉन एज द थ्रोसस साइन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द इंसर्शन ऑफ राइल्स ट्यूब? यानी आपसे पूछा गया है राइल्स ट्यूब इंसर्शन के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? अब इसको आपको बताना है। लो फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एंड डोर्सल रेकमेंड। व्हाट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स? बताओ जी। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि राइल्स ट्यूब अपन कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? आपके स्टमक में, फर्स्ट, ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर हेड जो एक्सटेंड रखें तो क्या ओपन होता है? और अगर उसको अपन जो है फ्लेक्स रखें तो क्या ओपन होता है? जब आप एक्सटेंडेड रखेंगे तो आपका एयरवे ओपन होता है। ये ध्यान रखना है जब भी आप एनजी ट्यूब पेशेंट को इंसर्ट करें तो प्रॉपर जेली आपको लगा लेनी, नंबर 1। उसके बाद हेड को एक्सटेंड नहीं करना है, नेक को एक्सटेंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब आप अगर नेक को एक्सटेंड करेंगे तो एयरवे ओपन होगा और आपका
जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, यानी उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो एक्सेस कम हो जाएगा। लेकिन जैसे आप फ्लेक्स करेंगे तो एयरवे जो है वो क्लोज हो जाएगा और केवल आपका जीआईटी ट्रैक्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि तो फ्लेक्शन में रखना है, तो लो फोलर में कभी नहीं देना है, सुपाइन में नहीं देना है, डोर्सल रिकमेंड नहीं, हाई फोलर पोजीशन में आप पेशेंट क्या करेंगे, ट्यूब इंसर्ट करेंगे और वो आराम से हो जाएगा। उसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हेड को एक्सटेंड करना है या फ्लेक्स करना है, तो आपको हमेशा फ्लेक्स ही करना है, हेड को एक्सटेंड मतलब नेक को एक्सटेंड नहीं करना है। नेक एक्सटेंड करोगे तो एयरवे ओपन होगा और रिस्क ऑफ जो है आपके जो एनजी ट्यूब है कहाँ पहुँच जाएगी, ट्रेकिया में चली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो मेजरमेंट है ये तो आपको सबको पता ही है, कितना मेजर करते हैं, टिप ऑफ नोज टू टिप ऑफ नोज टू ईयर ट्रेगस और ईयर ट्रेगस से आप पहुंच जाएंगे जाइफिस्टर्नम। यहाँ तक आप उसको मेजर करेंगे, वहाँ पे आप जो है टेप लगा देंगे, उसके ऊपर माइक्रोपोर्ट लगा देंगे, उसके बाद आप जो है उस पर जेली अप्लाई करेंगे, इस पे आपके हाथ पे, यहाँ पे ग्लव्स के साथ ग्लव जो ग्लव्ड हैंड है यहाँ पे जेली अप्लाई करेंगे और वहाँ से उसको भिगो के पेशेंट को जो नेक है उसको फ्लेक्स करते हुए हाई फोलर पोजिशन में उसको इंसर्ट करेंगे और जैसे मार्क आपने किया उस मार्क तक उसको पहुँचा देने के बाद वहाँ पे आप उसको सिक्योर कर देंगे। आफ्टर दैट उसको आप जो है कंफर्म करेंगे जो आपका ट्यूब है वो आपके कहाँ पहुँच गया है, केवल और केवल स्टमक में पहुँचा। नेक्स्ट, अ पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन एन अपराइट पोजिशन इज कॉल्ड एज, पेशेंट को केवल जो ब्रीथ है वो अपराइट पोजिशन में हो रहा है। अगर पेशेंट को आप सीधा लेटा देते हो तो पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, ये बेसिकली ऑर्थोपनी कहलाएगा। पेशेंट जो है ऐसे पेशेंट्स, कई पेशेंट्स होते हैं जिनको केवल और केवल अपराइट पोजीशन में ही उनको ब्रीथ प्रॉपर आती है, जो रिमेनिंग पोजीशंस में उसको ब्रीथ नहीं आती है, ठीक है। एपनिया यानी डिफिकल्टी इन क्या कह सकते हो, प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ ब्रीथ, जनरली ये बच्चों में होता है, स्लीप एपनिया इसे को अपन कहते हैं, और वो अगर 15 सेकंड से ज़्यादा अगर बच्चा कोई भी कह सकते हो न्यूबॉर्न मोर देन 15 सेकंड अगर उस वो ब्रीथ नहीं ले रहा है तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे अपन, एपनिया में। ये ध्यान रखना है, ये फिगर है, ये फैक्ट है और ये फैक्ट जनरली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया 15 सेकंड का क्राइटेरिया अगर न्यूबॉर्न है, और इवन इन्फेंट में आप मान सकते हैं मोर देन 15 सेकंड अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, किस कैटेगरी में चला जाएगा, स्लीप एपनिया में, या आप उसको एपनेटिक कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोपनिया आपको समझ में आ गया। ऑर्थोपनिया बेसिकली यही था कि अपराइट पोजीशन में केवल उसको ब्रीथ आ रहा है। टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया यानी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी है 10 to 24 एडल्ट में, अगर इससे ऊपर है तो टेकिपनिया और इससे कम है तो ब्रेडिपनिया, ये ध्यान रखना है। 24 से ज़्यादा है तो टेकिपनिया और 24 से कम है तो ब्रेडिपनिया, ठीक है। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।